फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, बोइंग द्वारा F-15EX को पिच किया जा रहा है इंडियन एयरफोर्स के लिए उनके MMRCA कंपटीशन में। ये पिचिंग और भी ज़्यादा बढ़ गई है जब से अमेरिका ने इसकी सेल को अप्रूव किया है इंडिया के लिए। तो अमेरिका ने हाल ही में F-15EX की डिलीवरी ली है, जहां पर एयर नेशनल गार्ड के F-15C जो हैं वो रिप्लेस किए गए इनके द्वारा। तो बोइंग जो है वो F-15 की प्रोडक्शन लाइन चालू रखना चाहती है, क्योंकि कोई भी कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट बेच के ही ज़िंदा रहती है। यहाँ पर फ़ायदा ये होता है कि पहले तो आपका जो प्रोडक्ट है वो बन रहा है, दूसरा ये होता है कि बाकी जो लोकली आप सेल कर रहे हैं उन एयरक्राफ्ट के दाम भी कम हो जाते हैं जब ऑर्डर ज़्यादा हों। इसलिए जो नेशनल गवर्नमेंट होती है उनका भी यहाँ पर इंटरेस्ट होता है कि एक्सपोर्ट ऑर्डर ज़्यादा मिले, ताकि लोकली जो हम परचेज कर रहे हैं एयरक्राफ्ट उनका कॉस्ट जो है वो नीचे आ जाए। तो अमेरिकन गवर्नमेंट भी इसमें एक्टिवली पार्ट ले रही है और एयरक्राफ्ट को पिच कर रही है। तो अमेरिका के जो डिफेंस सेक्रेटरी है लॉयड ऑस्टिन, वो इंडिया विजिट करेंगे इस महीने और इस चीज़ की परचेज के लिए अपनी साइट से भी थोड़ा पिच करेंगे। तो ऑफर को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए ये अपनी साइट से AIM-120C8 मिसाइल और C7 मिसाइल को ऑफर करने वाले हैं इंडिया को F-15EX के साथ, जो कि करीब 160 किलोमीटर की रेंज के साथ आएगी। और आपको ये बात बता दें कि पाकिस्तान एयरफोर्स द्वारा AIM-120C5 यूज़ करी जाती है। साथ में अमेरिका द्वारा रिटर्न एश्योरेंस भी होगा कि पाकिस्तान को इसके ऊपर का वर्जन जो कि इंडिया को ऑफर किया जा रहा है नहीं दिया जाएगा। साथ में इंडिया को AIM-260 जॉइंट एडवांस टैक्टिकल मिसाइल को भी ऑफर करने की बात चल रही है, जिसकी रेंज करीबन 200 किलोमीटर के ऊपर बताई जाती है और स्पीड मैक 5 बताई जाती है। तो इस मिसाइल पे 2017 से ही काम चल रहा है और फ्लाइट टेस्टिंग जो है इसी साल से स्टार्ट होगी और 2026 तक ये मिसाइल माना जाता है कि प्रोडक्शन में आ जाएगी। तो ये जो मिसाइल है ये फ्यूचर में AMRAAM को रिप्लेस करेगी। तो अगर ये मिसाइल इंडिया को मिलती है तो इंडिया को काफ़ी बड़ा एडवांटेज मिलेगा चाइना पे। बाकी ऑफर की बात करें तो इसमें सेल्फ प्रोटेक्ट हाई एनर्जी लेज़र डेमोन्स्ट्रेटर भी है, जिसे शील्ड भी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि लेज़र को फायर किया जाता है इनकमिंग मिसाइल पे और उन्हें न्यूट्रलाइज किया जाता है। ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव ऑफर है और ऐसा माना जाता है कि ये 2024 तक प्रोडक्शन में चला जाएगा। बाकी सेंसर्स वगैरह की बात हम डिटेल में कर चुके हैं, जहां पर जो रडार है वो AN/APG-82 AES से रडार है और जो ईगल प्रोडक्शन सिस्टम है उसकी भी बात कर चुके हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। तो ये सब ऑफ़र मिलने के बाद F-15EX काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। पर क्या हमें F-15EX को सीरियसली कंसीडर करना चाहिए? तो जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो F-15EX है वो Su-30 MKI की कैटेगरी का है। दोनों ही हैवी वेट फाइटर हैं, जहां पर कैरिंग कैपेसिटी दोनों की काफ़ी ज़्यादा है और एंड्योरेंस भी अच्छी खासी है। दो चीज़ जिसमें F-15EX बेटर है Su-30 MKI से, उसमें पहला रिलायबिलिटी है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दूसरा उसके सेंसर्स हैं। बाकी मनवरेबिलिटी हो गई, रफ टेरेन में टेक ऑफ लैंडिंग की एबिलिटी हो गई, ये सब Su-30 MKI की बेटर है। तो दोनों चीज़ों में से एक चीज़ जो Su-30 MKI की सही नहीं करी जा सकती वो रिलायबिलिटी है। F-15EX Su-30 MKI से हमेशा ज़्यादा रिलायबल रहेगा। बाकी अगर सेंसर्स की बात करें तो सेंसर्स को अपग्रेड करके Su-30 MKI को F-15EX जितना या फिर उससे ज़्यादा घातक बनाया जा सकता है। तो इंडिया अभी एक ऐसी स्टेज पर है जहां पर टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा रहा है फ्यूचर प्लेटफॉर्म के लिए, चाहे वो AMCA हो, चाहे TED-BF हो, चाहे तेजस मार्क 2 हो। तो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, स्पेशली कुछ Su-30 MKI के लिए डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि उत्तम रेडार तेजस के लिए बनाया गया है, उसका स्केल अप वर्जन जो है वो यूज़ किया जा सकता है Su-30 MKI में, जहां पर TR मॉड्यूल्स और पावर को बढ़ाकर उसकी परफॉर्मेंस को एनहेंस किया जा सकता है। और वेट यहाँ पर कोई इशू नहीं है, क्योंकि पहले से जो बार्स रडार लगा है वो खुद 650 किलो का रडार है। बाकी जो इसका इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर है उसको भी रिप्लेस किया जा सकता है, जैसा कि बनाया जा रहा है तेजस मार्क 2 के लिए। साथ में मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, डिजिटल RWR, ये सब भी डेवलपमेंट में है। साथ में बेटर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट। और यहाँ तक कि वेपन्स की बात कर लें तो अमेरिका ने AIM-120C8 और C7 को ऑफर किया है। इंडिया खुद भी अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र SFDR को टेस्ट कर रहा है। तो हम स्वदेश में ही उतनी कैपेबल मिसाइल पहले ही बना रहे हैं।
बाकी अगर AIM-260 की बात करें तो वो एक बेटर मिसाइल है जो कि अपनी हाई स्पीड को सस्टेन करने में सक्षम होगी। इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाकर डिटेल में बात करेंगे। तो वो टेक्नोलॉजी भी कोई इम्पॉसिबल वाली बात नहीं है। अस्त्र का Mark 4 वर्जन भी आ सकता है जो कि उतनी कैपेबल मिसाइल हो, क्योंकि एक बार अगर आप टेक्नोलॉजी को डेवलप करना चालू करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप पे जाना उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं रह जाता है। बाकी जो दूसरी चीज़ ऑफर में है वो है सेल्फ प्रोटेक्ट हाई एनर्जी लेज़र डेमोन्स्ट्रेटर यानी कि शील्ड, जो कि आने वाली मिसाइल से एयरक्राफ्ट को बचाने में कारगर साबित होगा। तो ऐसे सिमिलर सिस्टम पे इंडिया भी काम कर रहा है जिसे दुर्गा 2 कहते हैं। इस पर आपने वीडियो देखा होगा, हाल ही में चर्चा ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये सिमिलर ज़रूर है पर सेम नहीं है, इस पर काम किया जा सकता है। तो जो चीज़ें ऑफ़र करी हैं F-15EX के साथ जो उसे अट्रैक्टिव बनाती हैं वो उसके वेपन पैकेजेस हैं, तो वो बाहर से लगते हैं। और जो Su-30 MKI है उसकी वर्सेटैलिटी इतनी है कि वो इजरायली वेपन और फ्रेंच वेपन भी फायर कर सकता है। तो अगर फ्यूचर में कोई दूसरी कंट्री भी बनाती है तो उसको इंटीग्रेट करने में इतना बड़ा इशू नहीं आने वाला है। तो खाली आप वेपन पैकेजेस को देखकर एक पूरा एयरक्राफ्ट नहीं लेंगे। MMRCA 2.0 में चॉइस वो होनी चाहिए जो एयरक्राफ्ट का ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो, साथ में जो सेंसर्स और वेपन पैकेज है डिसेंट हो, क्योंकि जो नंबर्स हैं वो बड़े हैं और हमारा बजट बहुत बड़ा नहीं है। तो बोइंग की तरफ से अगर कोई ऑफ़र अट्रैक्टिव लगता है F-15EX में और सुपर हॉर्नेट में तो वो सुपर हॉर्नेट है, क्योंकि उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट अमेरिका में वन ऑफ द लोएस्ट है। बाकी Su-30 MKI को वैसे ही हम 300 के करीब ऑपरेट कर रहे हैं, उसके बाद 100 के ऊपर उसी की कैटेगरी का एक और जहाज़ लेना सेंस नहीं बनाता है, क्योंकि फ्यूचर में आपको आर्म का भी ऑपरेट करना है जो कि एक 5th जनरेशन फाइटर होने वाला है जिसका ऑपरेटिंग कॉस्ट नेचुरली ज़्यादा होगा। तो इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।